हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर इसको कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो एक्सेल शीट है, उसका कंप्लीट कैलकुलेशन हम बताएंगे। जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आप यदि लैंड प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं तो उसका कितना टैक्स लगेगा, उसका कैलकुलेशन क्या है, उसका नॉर्म्स एंड एग्जाम क्या है। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जो लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कैपिटल गेन जो है, हम कुछ इसमें नोट लिख लिए हैं, जैसे इनकम आपका एनी प्रॉफिट और गेन दैट अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। ठीक है, यदि कोई आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं एसेस अपना, ठीक है, उस टाइम आपको कैपिटल उस पर टैक्स लगेगा। उसमें कुछ एग्जाम्प्ट है, जैसे किस किस चीज़ पे है आपका, इसका डिफाइन किए हैं। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी है, व्हीकल है आपका, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड राइट, मशीन एंड जेलर्स। सम एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे एक एक का। यहाँ पे डिटेल लिखे हैं, इसका क्या कैलकुलेट आता है। तो इसमें देखिए, कैपिटल गेन जो है ये दो प्रकार से डिफाइन किया गया है। ठीक है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये जो है मोर देन 24 मंथ होता है, जो आपका 24 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड जो है, इसमें ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। एक आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये अप टू 24 मंथ होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार का डिफाइन किया गया है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो दोनों का सिनेरियो अलग अलग है, कैपिटल गेन में आता है। ठीक है, अब इसका आता है जो इसमें क्या इसका रेट किया है दोनों का स्लैब का। तो ये आपका जिस ईयर आप फाइल कर रहे हैं, उस जो इनकम टैक्स का स्लैब है नॉर्मल रेट, उसके तहत आप जिस स्लैब में आता है आप 10% या जिस स्लैब में आप आएंगे उस सेल के बेस पर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल में LTGC में रेट जो है ये 20% है। अब इस दोनों के बारे में जानेंगे, जो इसमें किस में क्या बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का हम कैलकुलेशन भी किए हैं, ये एग्जाम्पल के साथ। आगे हम इसको एक्सेल में समझाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम इसका मिलता है, सेक्शन 54, 54 EC, 54B एंड 54F के तहत। ठीक, तो इसके बारे में पहले जानेंगे, जो इसका एग्जाम्शन किस फॉर्मेट में और कैसे कैसे इसका मिलता है। ठीक है, देखिए 54 और 54F नॉर्मल दोनों सेम ही है। इसमें होता है जो सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 54 में जाता है, और इसका अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 54F में आता है। ये क्या कवर करता है, यदि आप परचेज कर रहे हैं कोई रेसिडेंस प्रॉपर्टी अदर, मतलब बिफोर 1 ईयर और आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, जब वो आप सेल कर रहे हैं उससे पहले यदि आप परचेज कर चुके हैं 1 साल पहले या 2 साल बाद आप परचेज कर चुके हैं, तो ये इसमें आप उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, या आपका कोई कंस्ट्रक्शन, उस पैसा का आप बेचे एक प्रॉपर्टी और उसी से आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दूसरा प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, तो उसका लॉकिंग पीरियड 3 साल है। 3 साल के अंदर यदि कर रहे हैं तो उसमें आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा 54 में। ठीक, फिर दूसरा आता है क्या, 54 EC। 54 EC में ये क्या आएगा आपका, ये इन्वेस्टमेंट, ये बॉन्ड
इसमें इन्वेस्ट होता है। जो आप प्रॉपर्टी खरीदे हैं और उसको आप इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या है तो इसका देखिए, ये इसका मिनिमम जो है ना लॉकिंग पीरियड इसका 5 ईयर का होता है। इस आपका 44 EC के तहत जो बॉन्ड है, और इसका रेट नॉर्मल समझिए एवरेज 6% मिलता है। और इसमें मैक्सिमम जो लिमिट है ये 50 लाख है, और इसका मिनिमम 10,000 से आपका ये स्टार्टिंग आता है, जो 10,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो है ना मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम 10 से 50 लाख तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड भी। अब ये बॉन्ड किस किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये देखिए, एक जो है ना ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, या आप REC नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या NHAI पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, या PFC बॉन्ड जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके तहत आपको 140 EC में बेनिफिट मिल जाएगा। ये सब कुछ ये इंडिया में होना चाहिए आपका, ठीक है, नॉन रेसिडेंस में नहीं आएगा। अब इसमें आप क्या है, सेकेंड हो गया ये, आप इसके बॉन्ड जो इशू ये सारा करते हैं इसका बारे में नोट कर ही दिए। इसका हम लोग बॉन्ड का जो टाइम लिमिट है, लॉकिंग पीरियड, ये आपका 5 ईयर होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप पे ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक यहाँ पर आता है 54 B में, जो आपका कोई लैंड आप बेचते हैं और वो एग्रीकल्चर लैंड में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड उससे आप खरीद लेते हैं, तो उसके कंडीशन में भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आपका ये तो 54F बता दिए लैंड आप, इसमें वही है जो वहाँ हाउस प्रॉपर्टी है, ये एनी एसेट अदर देन, जो है ना अदर देन हाउस का, आप इसमें 54F में आ जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन क्या है, उसका मेथड कैलकुलेशन के क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है इसका हम लोग जान लिए, जो स्लैब रेट जो आपका है उसमें आएगा। इसमें आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो आपका पर मंथ महंगाई जो बढ़ते हैं उसमें आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल में सिंपल समझिए जो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितना में आप प्रॉपर्टी सेल किए हैं, तो इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी जो आप सेल किए हैं, उस प्रॉपर्टी में आप जो सेल कर रहे हैं उसमें कोई ब्रोकरेज चार्ज वगैरह या और भी कोई एक्सपेंस है वो माइनस हो जाएगा, फिर इसमें लेस हो जाएगा वो प्रॉपर्टी आप खरीदे कितना में थे, कॉस्ट ऑफ इक्विलाइजेशन आप कितना में किए थे। यदि उसमें कुछ आप इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट किए थे तो वो माइनस हो जाएगा, और नेट जो आएगा आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो आपका 24 मंथ के अंदर यदि कोई प्रॉपर्टी आप सेल परचेज किए थे और वो बेच दिए, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी हम लोग अभी एग्जाम के बारे में बताया ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में है। हम लोग अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही जानेंगे भी जो इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब देखिए हम यहाँ आते हैं, पहले तो हम जान लिए जो ये एग्जाम वाला पार्ट का ये चारों जो हम हाईलाइट किए हैं, इसका कौन कहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो इसमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन किया जाता है। मान लीजिए 75 लाख में कोई
प्रॉपर्टी आप बेचे हैं और इसमें लेस कर देंगे यदि कोई कमीशन या ये इसमें दो होता है सेल ऑफ कंसिडरेशन में। ये आपका सेक्शन 50C में इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो है आपका सेल कंसिडरेशन का जो सेल आप जितने में बेचे हैं और उसमें स्टाम्प ड्यूटी में कितना वैल्यू आप दिए वैल्यूएशन किए हैं, ठीक है। तो विच एवर इज हायर, जो आपका हायर है वो वैल्यू इसमें आपका सेल जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहलाता है। नॉर्मल जो आप वैल्यू जितना में बेचे हैं एग्जाम अति स्टाम्प ड्यूटी वाला ही वैल्यू इसमें आता है, ठीक है। अब यदि गैपिंग का वैसे 10% है लेकिन गैपिंग करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकता है, तो स्टाम्प वैल्यू ही यहाँ पर कंसीडर होगा, ठीक है। और उसमें सेकेंड लेस क्या हो जाता है, मान लीजिए आप जो प्रॉपर्टी बेचे तो उसमें खर्चा कुछ किए हैं, जैसे आप किसी ब्रोकरेज को कमीशन के रूप में दिए हैं तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें फिर लेस हो जाएगा जो इंडेक्स जो कॉस्ट इसमें इक्वलाइजेशन का जब प्रॉपर्टी का जो है वो कितना वैल्यू उसमें आता है, तो इसमें फिर इंडेक्स कॉस्ट इम्प्रूवमेंट का ये अलग लिख दिए। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं और उसके उस ईयर यदि आप उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर लेते तो सही है, या नेक्स्ट ईयर यदि करते हैं तो फिर इसका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। दोनों हम समझेंगे। फिर इसमें एग्जाम एक्सपेंस कोई जो है आप कर रहे हैं जो आप बेचते टाइम और भी, तो उसमें आप उसको लेस कर सकते हैं। फिर ये हम लोग सेक्शन जो कवर करता है यदि कोई प्रॉपर्टी आप जो बेचे हैं उसी पैसा से और में खरीद लिए हैं तो उस कंडीशन में भी वो माइनस हो जाएगा। उसका कुछ टर्म कंडीशन है जो हम लोग नीचे देख लिए हैं, ठीक है। यदि कोई इन्वेस्ट करते हैं 54EC में तो भी वो उसको माइनस कर सकते हैं। नेट आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल, ठीक है, जो सेक्शन 112 में जाएगा जिसका 20% स्लैब है, ठीक है। ये तो हो गई पूरी आपका कैसे इसका टैक्स ये कैपिटल गेन का क्या इसका मेथड है और किसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का इसका कैलकुलेशन जान गए। फिर अब देखिए ये इंडेक्स जो जानेंगे वो कॉस्ट ऑफ इक्वलाइजेशन में क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्वलाइजेशन गुने जो है CII ऑफ ईयर ऑफ सेल जो है और उसको भागा कर देंगे जो CII ऑफ द परचेज, मतलब जब परचेज किए थे जो मतलब जो कॉस्ट है उसको सेल में जिस टाइम सेल किए हैं उसका CII क्या है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ तो इसका सेल के टाइम क्या है और देखिए इसका कॉस्ट इन्फ्लेशन आपका जो है इंडेक्स उस ईयर जिस ईयर आप बेचे उस ईयर का क्या है और आप जब परचेज किए थे उसका क्या है, ये कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल आप इनकम टैक्स साइट पर जाएंगे, इनकम टैक्स साइट पर जाकर आप लिखेंगे यहाँ पे CII इंडेक्स लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट आपका इनकम टैक्स साइट से। देखिए ये आपका लिस्ट आ जाएगा, अभी ये आपको अपडेट इनकम टैक्स साइट से मिल जाएगा। अब यहाँ से आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स आप यहाँ से लेकर इसका लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक एक्सेल सीट पे हम यहाँ ये ले लिए हैं, कहाँ से लिए थे ये आप जान लिए। अब इसमें एक चीज़ और है, जो आप इनकम टैक्स जब फाइल करेंगे ना तो इस डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो इसमें आपका नेम और बायर का नाम क्या था, मतलब जिसके हाथ आप बेचे प्रॉपर्टी उसका पैन नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, ये आप इनकम टैक्स जब फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको मांगेगा, ठीक है। उसमें फिर परसेंटेज ऑफ शेयर, मान लीजिए जो कोई प्रॉपर्टी आप बेचे वो 4 आदमी से ख़रीदा तो उन चारों का क्या कितना कितना परसेंटेज है, फिर उसका वैल्यू क्या है,
और प्रॉपर्टी एड्रेस किया है, ठीक है, स्टेट कोड, पिन, एड्रेस, मतलब इसका पूरा डिटेल आपको जब इनकम टैक्स पोर्टल पे ये सबमिट करना पड़ता है। तो जब भी आप इसको कैलकुलेशन करने के लिए बैठे तो ये भी एक कैलकुलेशन कर ले, ठीक है। अब इसमें आएगा जो मान लीजिए मेरा कोई प्रॉपर्टी का जब हम परचेज किए थे, ठीक है, उस टाइम 25 लाख है इसका, जब परचेज किए थे उस टाइम 25 लाख इसका कॉस्ट है। ये कॉस्ट हम क्या जोड़ रहे हैं, ये टोटल कॉस्ट इसलिए लगा दिए हैं जो इसमें स्टाम्प ड्यूटी का कॉस्ट, उसमें और भी अदर जो भी खर्चा होगा वो सारा इंक्लूड कर दिए जब भी हम परचेज किए थे, ठीक है। अब क्या आएगा सेकंड, जो ये हम कब परचेज किए थे, तो मान लीजिए यदि हम यहाँ पर डेट आपको बताते हैं, जो हम 12/4/2004 में ये परचेज किए थे, ठीक है। इसको डेट फॉर्मेट, अब इस डेट को मान लीजिए 25 लाख का प्रॉपर्टी परचेज किए थे। 25 लाख का प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वलाइजेशन क्या होगा, ये फार्मूला हम लगा दिए हैं। फार्मूला क्या है, ये सेम फार्मूला है, ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं इसी का कैलकुलेशन अभी पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ इक्वलाइजेशन हम 25 लाख लिख दिए। इसको क्या करना पड़ता है, इस कॉस्ट ऑफ सेल उसमें क्या CI सेल का क्या है, तो आज के डेट में हम इसको सेल कर रहे हैं। मान लीजिए सेल कब कर रहे हैं, तो सेल आज के डेट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 12/2/2023 में इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल कर रहे हैं, इसमें सेल कितना में कर रहे हैं तो वैल्यू खैर यहाँ नहीं जाएगा, तो ये सेल कर रहे हैं। तो ये दोनों डेट इसलिए आपका ज़रूरत होगा जो इसका मान लीजिए 2004 अप्रैल है, तो ये फिनेंशियल ईयर कब आएगा, तो ये 4/5 आ जाएगा फिनेंशियल ईयर। तो ये आप यहाँ पर खोजेंगे जो फिनेंशियल ईयर 4/5 में, देखिए इसका CI जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है, तो 113 है। तो यहाँ पर जैसे आपका 113 लिखेंगे 113 और 113 इसमें आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये जब सेल कर रहे हैं इसका मतलब सेल कर रहे हैं कब, आप 12 फरवरी का कर रहे हैं, तो ये कब आ जाएगा, तो 22-23 में आ जाएगा फिनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आप ले लेंगे 22-23 का क्या रेट है, 22-23 का 331 है, ठीक है। तो 22-23 का आपका 331 है, 331, ठीक है। तो देखिए ये कैलकुलेशन आपको दिखा दिया, जो ये समझिए एक हिसाब कॉस्ट प्राइस जो है आज की डेट में जो आप 25 लाख में खरीदे थे वो आ गया है 73,23,008 रुपया का, राउंड ऑफ में रखिए, इतना आपका आज के डेट में ये इंडेक्स का कॉस्ट ऑफ इक्वलाइजेशन हो गया है, ठीक। अब यहाँ पर एक हम लोग अथी लगा रखे हैं, ये हम लिंक कर देते हैं, चलिए ठीक है, ये आ गया आज के डेट, ये आपका कॉस्ट हो गया। हम इसको आज के डेट में जो प्रॉपर्टी बेचे हैं, ठीक है, वो कितना लेते हैं, चलिए हम इसमें ले लेते हैं, इसको 80 लाख ले लें, ठीक है, 80 लाख में ले लेते हैं। अब 80 लाख में था, उस हम इसमें 50,000 रुपया जो सेल किए उस टाइम खर्चा कर दिए, ठीक है। तो उस टाइम खर्चा कर दिया, मेरा ये हो गया नेट कंसिडरेशन, और मेरा उस प्रॉपर्टी को इतना में मेरा कॉस्ट ऑफ इंडेक्स। अब इम्प्रूवमेंट में यदि कुछ किए हैं तो हम देंगे, नहीं किए हैं ये सेम, दोनों सेम ही है। इसका देखिए हम लोग ये भी यहाँ नोट किए हुए हैं, दोनों
इम्प्रूवमेंट का भी सेम है, ठीक है। इसमें अब है यदि इसमें 5 लाख आप भी यदि इन्वेस्ट इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च किए हैं या 1 लाख ही किए हैं, तो यदि उस हम इसलिए बोले उस साल यदि करेंगे तो उसमें जोड़कर आप एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि उस फिनेंशियल ईयर से अलग है तो आप उसको सेपरेट अलग कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी इसमें एक एग्जांपल सेट करते हैं जो 1 लाख का इसमें आप खर्च कर दिए हैं, ठीक है। तो 1 लाख खर्च करेंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। चलिए हम लोग 25,000 से ही एक एग्जांपल लेते हैं जो इसमें खर्च कर दिए हैं। तो इसका वही हो जाएगा, उसी साल यदि करेंगे तो आप यदि ऐड कर देंगे 25,000 और ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू आपका 73,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ कर लेते हैं 25,000 आप उसको इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च कर दिए हैं, उसी साल किए तो ये आ जाएगा। यदि नेक्स्ट ईयर कर दिए तो ये चेंज हो जाएगा, जान ही रहे। तो इस कंडीशन में ये आपका यहाँ पे ये आ गया। अब ये आपका प्रॉफिट हुआ, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, ये आपका फिगर आया इस कंडीशन में। अब इस फिगर पे यदि आप नॉर्मल स्लैब है 2.5 लाख माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब 2.5 लाख माइनस जो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है उतना ये कंप्यूटेशन बना रहे हैं। तो ये आपका इसको कंप्यूटेशन हम एक अलग बना ही देते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं बनाकर। अब हम लोग इसका कंप्यूटेशन पर जाकर देखते हैं। जो ये 5,53,761 जो हुआ इसका टैक्स कितना हमको पे करना होगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटेशन में यहाँ पे हम लोग लिंक कर दिए हैं। जो कैपिटल मेरा 553 था, ठीक है। इसमें टीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हम लोग जान ही लिए इसका स्पेशल इन्वेस्टमेंट होता है बॉन्ड का, तो इसमें मेरा कोई ये नहीं है। अब इसका देखिए 5,53,000 जो है इसका 60,752 रुपया टैक्स बन रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 112 में सेक्शन अंदर सेक्शन में जाएगा। अब ये कैसे बन रहा है तो इसमें देखिए जो हम लोग फार्मूला इसमें लगा दिए हैं। जो आपका नॉर्मल 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, ठीक है। 2.5 लाख आपका एग्जम्प्ट इनकम टैक्स स्लैब में है, तो 2.5 लाख आपका यदि सीनियर सिटीजन में आता है 3 लाख है तो 3 लाख माइनस कर देंगे। फिर इस पे जो बनेगा उसका आपका टैक्स लग जाएगा 20%, ठीक। तो 20% ये आ गया। अब ये फिगर आ गया। इस पर आपका जो है इस एजुकेशन सेस में लग जाएगा 4%, आ जाएगा फाइनल फिगर 63,184 आप बैंक से पे करके और ITR 2 आप फाइल कर दीजिए यदि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन है, तो आप इस तरह 2 फाइल करिए। या और आप उसमें बिजनेस इनकम भी है तो आप वही ITR 3 आप फाइल कर दीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो ये वीडियो आप पूरी तरह से जान गए होंगे, सारा स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको कैपिटल गेन को फॉलो करते हैं और इसका रिटर्न कैसे जाता है, ठीक है। यदि इसमें भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने के लिए दिल से धन्यवाद और थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय।